हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीपी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा NMMS के सामाजिक विज्ञान के प्राचीन इतिहास के पाषाण काल को, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में इसके पीछे का इतना हमने क्लियर कर चुके हैं हम लोग। तो आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाकर। अगर आप साइंस का देखना चाहते हैं तो साइंस की प्लेलिस्ट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पाषाण काल। चलिए शुरू करते हैं। पाषाण काल। पाषाण काल क्या होता है? पाषाण अर्थात पत्थर काल अर्थात समय। पाषाण का अर्थ बच्चों पत्थर काल या फिर समय होता है, आपको समझ सकते हैं। पाषाण मतलब पत्थर काल या समय। मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थरों के औजार का ही सबसे अधिक उपयोग किया, इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। बच्चों क्या हुआ था? बच्चों हुआ ये, जैसे सबसे पहले जो मानव जाति हुई थी, जो पूर्वज हैं मानव के, सबसे पहले उन्होंने पत्थर के औजारों का उपयोग किया था अपनी भूख मिटाने के लिए, जानवरों का शिकार करने के लिए। सबसे पहले उन्होंने पत्थर के औजारों का उपयोग किया और अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो उस समय के काल को, इस समय के युग को, उस समय के चक्र को क्या कहते हैं? पाषाण काल। इतना आप समझ गए होंगे। पाषाण काल, पाषाण युग को 3 भागों में बांटा है। बच्चों पाषाण युग जो पाषाण काल था उसको भी 3 भागों में बांटा है। देखिए कौन से 3 भाग हैं। सबसे पहला है आपका पुरा पाषाण काल। 3 भाग हैं आपके। पहला भाग है आपका पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, दूसरा आपका मध्य पाषाण काल और तीसरा आपका नव पाषाण काल। तो हम एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल क्या है? पुरा पाषाण काल में मानव पहले खुले आकाश में के नीचे, नदियों के किनारे, झील के पास रहता था। इससे उसे शिकार करने में आसानी होती थी। वह पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। शिकार से प्राप्त मांस ही उसकी मुख्य भोजन था। कंदमूल तथा फल भी उसके भोजन में सम्मिलित थे। पुरा पाषाण काल के आखिरी दौर में उसने चित्र बनाना सीख लिया था। उस समय की गुफाओं में उसके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं। समझे आप लोग? इसी समय मानव ने हड्डी के औजार भी बनाना आरंभ कर दिया था। यह मानव की आखिर तक अवस्था थी। समझे आप लोग? हमने पढ़ा पुरा पाषाण काल में। पुरा पाषाण काल में तब उन्होंने, वो खुले आकाश में रहते थे बच्चों, और नदियों के किनारे खुले आकाश में रहते थे, झील के पास रहते थे। और उन्होंने शिकार से मांस ही उनका उस समय का जो भोजन वो करते थे, वो मांस ही था, क्योंकि उस समय उन्हें जानकारी नहीं थी। जो कंदमूल है बच्चों, फल होता है, कंदमूल फल, वही उनका मुख्य भोजन में सम्मिलित था। उन्होंने उस समय हड्डियों के औजार भी बनाना सीख लिए, प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने चित्र बनाना भी सीख लिया था। तो ये सभी किस में आते हैं? पूरा पाषाण काल में। आगे देखिए मध्य पाषाण काल। कुछ 3 भाग हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल देखिए। मध्य पाषाण काल के औजार पुरा पाषाण काल की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए। इस युग में मानव ने खेती करना, भोजन संग्रह करना सीख लिया था। बच्चों ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इस मध्य पाषाण काल में पुरा पाषाण काल की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए औजार, है ना। इस युग में मानव ने खेती करना, बच्चों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। खेती करना और भोजन संग्रह करना सीख लिया था। बच्चों साथ ही साथ अपनी कॉपी में जो आपने नोटबुक बनाई है उसमें नोट करते चलिए, जिससे आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे। समझे आप लोग? आगे देखिए नव पाषाण काल। नव पाषाण काल क्या है? हत्तेदार, कुल्हाड़ी, हंसिया इस समय में के महत्वपूर्ण औजार थे। इसमें बच्चों क्या था? हत्तेदार, कुल्हाड़ी,
हंसिया, ये उस समय के मुख्य औजार थे। खेती के साथ पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। तो इस नव पाषाण काल में ही जो मानव मानव हुए, आदि मानव, उन्होंने पशुपालन, उन्होंने सबसे पहले कुत्ते को पाला था। प्रथम मानव का पालतू पशु कौन सा है? कुत्ता। ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। खेती के साथ साथ पशुपालन भी आरंभ कर दिया था। पशुओं का प्रयोग मांस और दूध प्राप्त करने के लिए किया जाता था। समझे आप लोग? पशुओं का उपयोग मांस प्राप्त करने और दूध प्राप्त करने के लिए किया जाता था। मानव अब अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घरों, घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लगा। धीरे धीरे बस्तियां गांव बन गईं। बच्चों, ऐसे ही जैसे उन्होंने खेती करना आरंभ कर दिया, पशुपालन करना आरंभ कर दिया, तो अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घर बना लिए उन्होंने, वहाँ पे रहने लगे। घास फूस के छप्पर बना लिए, तो ऐसे रहने लगे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे घर बन गए, तो बस्तियाँ बन गई। फिर बस्ती फिर गाँव बन गई। समझे आप लोग? ऐसे बस्तियाँ फिर गाँव बन गई। आगे देखिए। अब ये मिट्टी के बर्तन बनाना भी जान गए थे बच्चों। नवपाषाण युग में ही, नवपाषाण काल में ही ये मिट्टी के बर्तन भी बनाने जान गए थे। बर्तनों के ऊपर नक्काशी और चित्रकारी में रंगों का प्रयोग होने लगा। इसी समय मानव ने पहिए का आविष्कार किया। बच्चों, एक क्वेश्चन आता है, मानव ने पहिए का आविष्कार किस काल में किया? तो आप आंसर क्या बताओगे? नवपाषाण काल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कि इसी समय मानव ने पहिए का आविष्कार किया। इसका प्रयोग चाक द्वारा मिट्टी के बर्तनों बनाने में, सामान ढोने के लिए गाड़ी के पहियों के रूप में किया जाता था। सबों के साथ खाने की चीज़ें, बर्तन, हथियार आदि भी दफनाए जाते थे। बच्चों, उस समय रीति हुआ करती होगी कि जो सब होते थे, जो व्यक्ति जो मर जाता था, उसको दफनाने के साथ उसके खाने पीने की चीज़ें, बर्तन, हथियार भी उसके साथ दफना दिए जाते थे। इस सॉरी हाँ, इन लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद भी व्यक्ति इनका प्रयोग करेगा। मतलब उनकी रीति, उनका एक मानना था कि व्यक्ति मर जाता है, उसके बाद भी इन चीज़ों का उपयोग करता है, तो इसलिए वो दफना देते। चलिए आगे देखते हैं। धातु काल। देख सकते हैं यहाँ पर धातु काल। नव पाषाण युग के अंत में मानव ने पत्थर के साथ धातु का इस्तेमाल आरंभ किया। धातुओं में सबसे पहले तांबे, इंपोर्टेंट पॉइंट है तांबे। धातुओं में सबसे पहले मानव ने किस धातु की खोज की? तो वो था तांबे का प्रयोग किया, जिसके कारण इस युग को ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। बच्चों, क्वेश्चन आ सकता है, धातु काल को और दूसरे नाम, कौन से दूसरे नाम से, किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप लोग? ताम्रपाषाण काल। क्योंकि इस काल में, धातु काल में ही मानव ने क्या किया था? तांबे का सबसे पहले प्रयोग किया था। समझे आप लोग? जिसके कारण धीरे धीरे मानव ने तांबे और जस्ते को मिलाकर मिश्र धातु कांसा बनाना सीख लिया। बच्चों, पहले उनको तांबा मिला, तांबे की खोज की, फिर उन्होंने जस्ता भी मिल गया, और उन्होंने क्या किया? इन दोनों को मिक्स करके एक नई धातु बना दी, कांसा, मिश्र धातु। ठीक है ना? नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। विश्व में पहली बार अलग अलग नदियों के किनारे नगरीय सभ्यताएं का विकास हुआ, जिसमें सिंधु घाटी के तट पर विकसित हुई हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता प्रमुख है। जी बच्चों, बहुत प्रमुख है, साथ साथ नोट करते जाइए, पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता विस्तार से समझते हैं बच्चों। कैसे हो? लगभग 2500 ईसा पूर्व और 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व तक। बच्चों, ईसवी और ईसा पूर्व में मैंने अंतर कल स्पष्ट किया था, तो आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। कैसे हुई खोज? विस्तार से पढ़ेंगे। खोज कैसे हुई थी? सबसे पहले सन 1921 की बात है, जब भारत में अंग्रेजों का राज था। इसी वर्ष पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांतों में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। बच्चों, पुरातत्वविद कौन होते हैं? जो पुरानी वस्तुओं की खोज करते हैं। पुरातत्व जो भूगोलकर्ता होते हैं, वो जो खोज करते हैं, जो वस्तुएं मिलती हैं, उन्हें पुरातत्व कहते हैं। और इनकी अध्ययन करने वाले लोगों को पुरातत्वविद कहते हैं। समझे आपने? मैंने कल ही स्पष्ट किया था मैंने, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं।
उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। आगे देखिए, इसी स्थल से प्राप्त अवशेषों का अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला जिसको मोहनजोदड़ो कहते हैं। मोहनजोदड़ो मतलब बच्चों मृतकों का टीला। समझे आप लोग? मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। यहाँ से ही नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। समझे बच्चों? इसे हड़प्पा नामक जो स्थान है वहाँ से सबसे पहले इसके अवशेष मिले, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। आगे देखिए, पुरातत्वविदों ने इस स्थल को विस्तृत खुदाई की और तो नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा शहर निकल आया। जब उन्होंने और गहराई से खुदाई की तो पूरा का पूरा शहर निकल आया, दबा हुआ था जो। आगे देखिए, इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज पाकिस्तान में है। भारत में रोपड़ जो पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में, जो लोथक जो गुजरात में है, दायमाबाद जो महाराष्ट्र में भी इस सभ्यता से संबंधित पुरातत्व है। समझे आप लोग? अब इसका ही अगला पार्ट है, आगे पढ़ेंगे हम। भवन निर्माण। उत्खनन में कई तरह की बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं जो आयताकार थीं। कई 2 मंजिला घर थे जो तो कुछ छोटे छोटे घर थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों की खुदाई से पता चलता है कि हड़प्पा कालीन भवनों का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत किया गया था। प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन होता था। आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। प्रत्येक घर में रसोई घर, शौचालय, स्नान घर का उचित प्रबंध था। समझ होंगे बच्चा आप? रहन सहन पढ़ेंगे। रहन सहन कैसा था? चावल, गेहूँ, जौ हड़प्पा वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ था। बच्चों नोट करते जाना कौन कौन से थे। चावल था आपका, गेहूँ और जौ, ये उनके मुख्य भोज्य पदार्थ थे। ये लोग सूती, ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूँ, जौ, कपास, मटर, तिल, चावल की खेती करते थे। नोट करते जाइए बच्चों। ऊंचे कंधों वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, हाथी, ऊँट इनके पालतू पशु थे। हार, कंगन, बाजे मतलब पायल, बाली, अंगूठी इनके प्रिय आभूषण थे। मनका बनाने का कारखाना चनहूदड़ों से प्राप्त हुआ। बच्चों यहाँ पे कारखाना भी प्राप्त हुआ, जो कहाँ प्राप्त हुआ? चनहूदड़ों से। आगे देखिए, इनके देवी देवता के बारे में पढ़ेंगे। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के धर्म की 4 प्रमुख विशेषताएं थीं। मातृशक्ति की उपासना, शिव की पूजा, पशु पूजा और वृक्ष पूजा। ये इनके देवी देवता थे बच्चों। अब देखते हैं व्यापार। देखते हैं व्यापार। हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु एवं मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली हैं। व्यापार वस्तु विनिमय से होता था। बच्चों मैं बता दूं वस्तु विनिमय क्या होता है। जैसे सामान देकर मतलब किसी ने काम किया आपका, तो आप पैसे की जगह उसे कोई वस्तु दें, खाने की चीज़ दें, ये वस्तु विनिमय था। या फिर वस्तु देकर वस्तु लेना, ये वस्तु विनिमय कहलाता है। ये पहले चलता था, अब नहीं। अब तो पैसे देकर सामान खरीद सकते हैं सब लोग। आगे देखिए, ये सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कांस्ययुगीन समझे आप लोग? हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता है। तो क्वेश्चन आ सकता है भारत की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी है? तो आप आंसर बताओगे हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले कपास उत्पादन का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को है। हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती कपड़ों का प्रयोग करते थे। सभी भारतीय लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती थी, लेकिन हड़प्पा लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। मेसोपोटामिया सभ्यता, ये आपकी 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक थी। ये सभ्यता डलजा फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी। जिगुरत में इसके प्रमुख देवता निवास करते थे। इनकी लिपि चित्रात्मक थी। ठीक है ना? मिस्र सभ्यता।
बच्चों ये इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट में इनको लिख जाइए। ये कई सारे देश की विदेश की सभ्यताएं हैं। ये 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, सेम है दोनों का। मिस्र सभ्यता, मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है नील नदी का वरदान किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे मिस्र सभ्यता को। शवों को संरक्षित करने के लिए उनके शरीर पर नाइट्रोजन पदार्थ का लेप लगाकर इसे पतले एवं मुलायम कपड़े से ढक देते थे। इस प्रकार शरीर को मम्मी कहते हैं। समझे बच्चों, इस प्रकार के जो शरीर बनता है उसको क्या कहते हैं, मम्मी। इसको पिरामिड के अंदर रखा जाता था। समझे बच्चों आप लोग। अरे देखिए क्रीट सभ्यता, ये आपके 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। इसे महान द्वीप सभ्यता भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ये बच्चों छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको साथ ही साथ नोट करते चलिए, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, ध्यान से नहीं देखा तो भटक जाएंगे, ठीक है ना। इसे द्वीप सभ्यता भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा द्वीप सभ्यता किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, आपको पता होगा कीट सभ्यता को कहते हैं, तो आप लिख दोगे, या उसमें टॉपिक टिक होगा तो लगा देंगे, वरना बहुत से बच्चे तुक्का लगा के आ जाएंगे। ध्यान रखना तुक्का सही नहीं होगा, अगर आता है आपको तो आप सही कर पाओगे। आगे देखिए, ये सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई थी। सुंदर चित्रकारी के कारण यहाँ के बर्तनों की मांग दूसरे देशों में थी। आगे देखिए, चीनी सभ्यता। चीनी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व। यह सभ्यता वांगो नदी के किनारे विकसित हुई थी। कॉटन के कपड़े तथा बांस पर लिखना सबसे पहले चीन से शुरू किया। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ। बच्चों ये तो इम्पोर्टेंट है, बच्चों ये तो इम्पोर्टेंट है, ये पूरा आप इसको तो पूरा नोट कीजिए। सबसे पहले सर्वप्रथम चीन से विकास हुआ किसका, कागज का, ये इम्पोर्टेंट है। बांस पर लिखना सबसे पहले किसने आरंभ किया, तो ये चीन में सबसे पहले शुरू हुआ। बच्चों इसमें कई सारे क्वेश्चन बने हैं, इसको बेहतरीन तरीके से नोट कीजिए, ये आपका, ठीक है ना, इसको बेहतरीन तरीके से नोट कीजिए, इम्पोर्टेंट है ये आपका, ठीक है। आगे देखिए, वैदिक काल। वैदिक काल ये आपका 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। वेदों से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, कला इत्यादि की जानकारी मिलती है। आय का अर्थ श्रेष्ठ और उत्तम। जो क्वेश्चन आ जाएगा आय का अर्थ क्या है, ऑप्शन दे देंगे आपको, श्रेष्ठ, उत्तम, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आप टिक लगा सकते हो। अब पढ़ के ध्यान से पढ़िए। इसलिए प्राय ये माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसान के बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। जो अवसान का मतलब समाप्त होना, पतन होना, ये माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके बाद ही इसका विकास हुआ था, वैदिक काल का। पढ़ते हैं प्रारंभ से। प्रारंभिक जीवन। भारत में आर्य इधर उधर घूमते रहते थे। ये कबीलों में रहते थे। लगभग 400 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, ब्यास और सरस्वती नदी के किनारे बसे रहे। ये बच्चों इम्पोर्टेंट है। सप्त सैंधव, 7 नदी, सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती, ये इनको सप्त सैंधव कहते हैं। 7 नदियाँ हैं जो ये वाली, इनको नोट कर लीजिए। 7 नदियों को देखते हैं। ब्रह्मवर्त दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। समझे आप लोग, ब्रह्मवर्त दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। ब्रह्मऋषि गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। दोआब मतलब बच्चों ये नदी है, ये एक नदी है, तो ये क्षेत्र है इसको दोआब क्षेत्र कहते हैं। 2 नदी के बीच का क्षेत्र दोआब क्षेत्र। आर्यावत 1+2+3 हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र।
आगे देखिए, दक्षिणापथ। दक्षिणापथ विंध्याचल पर्वत के दक्षिण छोर का क्षेत्र। वेद, वेद शब्द भाषा के वेद शब्द से बना है। इसका अर्थ है जानना। वेदों की संख्या 4 है। बच्चे इंपॉर्टेंट है, वेद का अर्थ क्या है, वेद कितने हैं, तो ये 4 हैं बच्चों। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो इन चारों के बारे में विस्तार से पढ़ें। पहला आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। बच्चों क्वेश्चन आ जाएगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप आंसर बता सकते हो ऋग्वेद। आगे देखिए, ऋग्वेद में विभिन्न देवी देवताओं को संबोधित प्रार्थनाएं हैं जिन्हें ऋचा कहते हैं। ऋग्वेद में 10 भाग हैं जिसे मंडल कहते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। बच्चों प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। इंपोर्टेंट है, नोट करते चलिए, साथ ही साथ इसको आप नोट करते चलिए, ठीक है ना। आगे देखिए, सामवेद। सामवेद में भारतीय संगीत के सप्त स्वर सा रे गा मा पा ये वर्ण हैं। यजुर्वेद। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों तथा उसे करने की विधियां वर्णित हैं। अर्थवेद। अर्थवेद तंत्र मंत्र जादू टोने का वर्ण है अर्थवेद में। तो आप चारों वेद समझ गए होंगे। आप चाहें तो देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे रोक रखा है। चलिए आगे चलते हैं। ये है आपका ऋग्वैदिक काल। ये आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आप नोट कर लीजिए इन दोनों को। आर्यों के जन। आर्य कबीलों में रहते थे। वेदों में पुरजन, यदुजन, तुर्वजन, तुर्वसंजन, ये थोड़ा बच्चों कट गया है, जैसे कई जनों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी माना जाता है। बच्चों स्वामी है, ये स्वामी बताया गया है, उसे जनरक्षक कहा गया है। एक जन में कई विष होते थे, इनके मुखिया को विस्पति कहा जाता था। कई ग्राम मिलकर विष बनते थे। ग्राम के प्रमुख को ग्रामीण कहा जाता था, ठीक है ना। कुल या गृह के मुखिया को कुलपति या गृहपति कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब तक स्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए तब जनपद के रूप में परिवर्तित हो गए। राजा। अब राजा के बारे में पढ़ेंगे उस समय के। वैदिक काल में जन का प्रमुख राजा था। प्रारंभ में राजा का चुनाव सभा द्वारा किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद पूर्ण वंशानुगत हो गया। राजा को व्यापक अधिकार प्राप्त थे। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा समिति नामक संस्थाएं थीं। राजा का शासन। जन का खर्च चलाने के लिए राजा जन के लोगों से उपहार प्राप्त करता था। इस उपहार को बलि कहा जाता था। बलि के रूप में राजा अनाज, घी, वस्त्र, घड़ा, आभूषण, गाय आदि प्राप्त करता था। यज्ञ और धर्म। सभी धर्म और यज्ञ। आर्य लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रारंभ में बतुठित आर्य लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रारंभ में स्तुति पाठ करते थे, बाद में यज्ञ करने लगे। यज्ञ का कार्य पुरोहित करता था। इंद्र आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे जो उन्हें युद्ध में विजय दिलाते थे। ऋग्वेद मंत्रों को पढ़कर आर्य जीवन की बातें जान सकते थे। वैदिक कालीन समाज। आरंभ में आर्य 3 वर्गों में विभाजित थे: राजा, पुरोहित और अन्य। जो यज्ञ करवाते थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। जो युद्ध करते थे वे क्षत्रिय कहलाते थे। जो व्यापार करते थे वो वैश्य कहलाते थे। बाद में शूद्र नामक चौथा वर्ग मिला है। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। वे पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थीं। वेदों से हमें लोपामुद्रा,
घोष, घोषा, सची आदि महिलाओं के नाम प्राप्त हुए हैं। आश्रम व्यवस्था। जीवन को आर्यों ने 4 अवस्था में बांट दिया था। पहली अवस्था ब्रह्मचर्य, इसमें बच्चा आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। दूसरी अवस्था गृहस्थ, दूसरी अवस्था कौन सी? गृहस्थ बच्चों। तीसरी अवस्था और चौथी अवस्था क्रमश, तीसरी अवस्था वानप्रस्थ और चौथी अवस्था संन्यास थी, जिसमें व्यक्ति वन में जाता था और आत्मचिंतन द्वारा ईश्वर को प्राप्त करता था। बच्चों इंपॉर्टेंट है, आप इसको 100% नोट कीजिए। आर्यों की भाषा, आर्यों की भाषा, वे इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा संस्कृति बोलते थे। इंपॉर्टेंट है बच्चों, सब कुछ पॉइंट में नोट कीजिए इनको। शिक्षा, विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वेदों के साथ गणित, ज्यामिति, ज्योतिष, भूगोल, सैन्य विज्ञान और शिल्प आदि की शिक्षा ग्रहण करते थे। पशुपालन, प्रारंभ में आर्य पशुपालक थे। गाय बैल व्यक्ति की संपत्ति माने जाते थे। गाय को पवित्र पशु माना जाता था तथा वेदों में से अदन्या कहा गया है। आगे पढ़ेंगे बच्चों। शिल्प, शिल्प क्या है? आर्य पशुओं से संबंधित व्यवसाय जैसे ऊन काटना, लकड़ी की वस्तुएं बनाना, मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प, धातु कर्म का काम करते थे। धातु को अयस्क कहते थे। ऋग्वैदिक काल में इसे तावा कांसा का ज्ञान था। लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में प्राप्त हुआ। बच्चों ये तो इम्पोर्टेंट है, ये वाला लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में प्राप्त हुआ, इसको नोट कीजिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आर्यों को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और नक्षत्रों की गति का ज्ञान था। वे ज्यामितीय आकृति से परिचित थे। महाकाव्य रचना, महाभारत महाकाव्य रचना, रामायण महाभारत 2 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में की गई। इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट करते जाइए साथ साथ। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। इस महाकाव्य में कुरु वंश के कौरवों तथा पांडु वंश के पांडवों की कथा है। उपनिषद, इसे वेदांत भी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसकी संख्या 108 है। भारत में आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोषित से लिया गया है। बच्चों जितना भी यहाँ पे दिख रहा है आपको ये इम्पोर्टेंट है, इसको 100% नोट कीजिए, इम्पोर्टेंट है ये। बच्चों इसके साथ हम आगे का अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप हमारे द्वारा साइंस, विज्ञान, एनएमएस का विज्ञान ही पढ़ना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।